हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है आर्गन प्लेन। तो समझते हैं आर्गन प्लेन को। इससे पहले आप क्लास 10th तक पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन को एक बार देख लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? तो कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, और यदि किसी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में। जैसे कोई पॉइंट पी है तो इसके कोऑर्डिनेट हम इस तरह से लिखेंगे एक्स कॉमा वाई। ओके, अब समझते हैं आर्गन प्लेन को। आर्गन प्लेन और कार्टेशियन प्लेन में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, तो समझते हैं उसको। तो बना लेते हैं एक कार्टेशियन प्लेन और उसे ही हम क्या कह देंगे, आर्गन प्लेन, बट थोड़ा सा अंतर होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, ये वाई एक्सिस है। तो आर्गन प्लेन में यदि हम कोई पॉइंट ले रहे हैं पी एक्स कोमा वाई, तो आर्गन प्लेन में क्या होता है कि जितने भी पॉइंट होते हैं उनसे एसोसिएटेड कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट पी है तो इससे एसोसिएटेड हमारे पास क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लिख सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पॉइंट पी से एसोसिएटेड। ओके, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो आर्गन प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनसे एसोसिएटेड क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि एक और पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं क्यू माइनस ए कोमा बी। तो इस पॉइंट क्यू से एसोसिएटेड एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू माइनस ए प्लस आई बी। तो आर्गन प्लेन में जितने भी पॉइंट होते हैं उनसे एसोसिएटेड क्या होता है, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इसी तरह से इस क्वाड्रेंट में भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस में थे, ओके, पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट प्लस में थे तो हमने इस तरह से लिखा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस था ए और ये बी, तो हमने इस तरह से जेड लिख दिया। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे भी देखते हैं कोई पॉइंट पी क्यू आर, दिस इज आर, और इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं माइनस सी कॉमा माइनस डी। तो इस पॉइंट से भी एसोसिएटेड कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो वो किस तरह का होगा, जेड इक्वल टू माइनस सी, ओके, माइनस आई डी। ओके, माइनस सी है, माइनस डी है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई लगा देंगे। ठीक, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से यदि इस क्वाड्रेंट में भी कोई पॉइंट होगा तो उससे एसोसिएटेड भी क्या होगा, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पॉइंट टी लिख लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट एम कॉमा माइनस एन। तो इससे एसोसिएटेड भी क्या होगा, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसको लिख लेते हैं जेड इक्वल टू क्या होगा, एम माइनस आई एन। ओके, एम यहाँ पे लिख दिया, माइनस है तो माइनस, फिर आई लगा देंगे तो हमें कोई ना कोई क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, तो इससे एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड इक्वल टू एक्स वाई। तो इसको हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। ओके, क्या बोलते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ जेड, आर ई जेड। और आई के साथ जो भी नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या बोलते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो पॉइंट पी हमारा यहाँ पे था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स। ओके, यहाँ से हम परपेंडिकुलर भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, एक्स। तो एक्स को हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इस वाले एक्सिस में हमें रियल नंबर मिलेंगे। ओके, जैसे कि ये एम है, ओके, एम को क्या कहेंगे हम, रियल पार्ट ऑफ जेड, आर ई जेड। और एन को क्या कहेंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो टी पॉइंट यहाँ पे था, इससे यदि मैं इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो मैं यहाँ पे पहुंचूंगा। ओके, और इससे इस वाले एक्सिस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, एम, और एम को क्या कहा हमने, आर ई जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इस वाले एक्सिस में हमें सिर्फ क्या मिल रहे हैं, रियल नंबर। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, पी के कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक के है एक्स।
तो x को हमने कहा रियल पार्ट ऑफ z, तो इस एक्सिस में हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ रियल नंबर। और t के कोऑर्डिनेट क्या है, m कोमा माइनस n। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें पता चला कि यहाँ से लेके, इसको ओरिजिन कहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, m। तो m को क्या कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ z। तो इस वाले एक्सिस में हमें क्या मिल रहे हैं, रियल नंबर। तो इस एक्सिस को हम आर्गन प्लेन में कहते हैं रियल एक्सिस। क्या कहेंगे, रियल एक्सिस। और कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्स डैश को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ओके, और वाई वाई डैश को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। बट आर्गन प्लेन में हम एक्स एक्स डैश, इस एक्सिस को क्या कहेंगे, इस वाली लाइन को या इस एक्सिस को क्या कहेंगे, रियल एक्सिस। ओके, क्या कहेंगे, रियल एक्सिस। और हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा वाई एक्सिस में। ओके, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y। ओके, y है, और y को क्या कहते हैं, इमेजिनरी z। ओके, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमने लिखा है, तो y को क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है। ओके, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस पॉइंट की बात करते हैं। ओके, इससे यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस वाले लाइन पे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, a। ओके, माइनस a को क्या कहेंगे हम, रियल पार्ट ऑफ z, आर ई जेड। तो x से एक्सिस में क्या आ रहे हैं, रियल नंबर। और ये b कोऑर्डिनेट है, तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, b। ओके, यहाँ से यहाँ तक कितनी, b। तो b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। b को क्या कहेंगे हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो b किस एक्सिस में आएगा, इस वाले एक्सिस में या इस वाले लाइन में। तो y एक्सिस को हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ओके, क्योंकि y वाले एक्सिस में, इस वाले एक्सिस में सिर्फ हमें क्या मिलेंगे, इमेजिनरी नंबर। और इस वाले एक्सिस में हमें क्या मिल रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ z। जैसे कि x दिखा हमें यहाँ पे, माइनस a दिखा, माइनस a को क्या कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो x एक्सिस में हमें सिर्फ रियल नंबर दिख रहे हैं, तो x एक्सिस को हमने क्या कह दिया, रियल एक्सिस। और y एक्सिस में हमें इमेजिनरी नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे कि y दिखा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और ये b दिखा इस वाले एक्सिस में हमें, तो b को क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस वाले एक्सिस में हमें इमेजिनरी नंबर दिख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इस एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। आई होप आप इतना समझ गए होंगे आर्गन प्लेन को। ओके, आर्गन प्लेन में पॉइंट किस तरह से लिखे जाते हैं और उनसे एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह के होते हैं, इतना आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, z इक्वल टू 3 माइनस 4i। तो आपको बताना है कि ये वाला नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा, ये भी जानना जरूरी है। ओके, पता करना जरूरी है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, या थर्ड या फोर्थ में। जैसे कि यहाँ पे p x y दोनों प्लस में थे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इससे एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई दोनों जगह प्लस दिख रहे थे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे माइनस दिखा था आपको, माइनस ए माइनस बी, और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको दिखा माइनस ए प्लस आई बी, तो माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन है माइनस और प्लस का। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे दोनों जगह आपको माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस माइनस दिखा। ओके, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको यहाँ पे दिख रहा है प्लस का m और यहाँ माइनस, और एक पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या है, m कॉमा माइनस n, तो प्लस कॉमा माइनस। ओके, तो प्लस कॉमा माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसको ध्यान से देखें, रियल पार्ट प्लस में है, ओके, और इमेजिनरी पार्ट माइनस में। तो प्लस कॉमा माइनस आपको कहाँ पे दिखता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, इसका भी यूज होने वाला है, तब बताया जा रहा है आपको। जैसे एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं, 3 प्लस 4i। तो यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है, रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस, दोनों प्लस में है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे होगा आपका, इस वाले क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, जैसे मैं इसको p कह दूँ, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,4, और इससे एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z 3 प्लस 4i।
इसी तरह एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं, -2 -3i। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पे दो आपको माइनस दिख रहे हैं, माइनस और माइनस, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। z -2 -3i। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, इसी तरह से एक और लिख लेते हैं, z इक्वल टू -1 माइनस, चलो प्लस कर देते हैं, +2i। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है माइनस और प्लस का, रियल पार्ट ऑफ z माइनस और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस में। तो इस वाले क्वाड्रेंट में होगा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 +2i। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास आर्गन प्लेन है। ओके, दिस इज रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। ओके, दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ओके, समझते हैं मॉडुलस को। आर्गन प्लेन में मॉडुलस किसे कहा जाता है? तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है। ओके, कोई पॉइंट P है, ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं x, y, और ये हो गया ओरिजिन। ठीक, और इससे एसोसिएट क्या होगा? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस i y। तो हम पढ़ रहे हैं आर्गन प्लेन में मॉडुलस को। तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को बोला जाता है मॉडुलस। क्या? मॉडुलस। ओके, ओरिजिन से लेके गिवन पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? मॉडुलस। तो सिंपली हम लिख सकते हैं O से लेके P तक की डिस्टेंस OP इक्वल टू क्या? मॉड Z। ओरिजिन से लेके पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे कोई पॉइंट है P और इससे एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर है Z। तो हमें मॉडुलस ऑफ Z बताना था, तो मॉडुलस ऑफ Z किसे कहेंगे? ओरिजिन से लेके पॉइंट P तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ Z। और आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ Z क्या होता है? स्क्वायर रूट या अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है यहाँ पे x, तो x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे? y, तो हम लिखेंगे y स्क्वायर। ओके, तो मॉडुलस क्या होता है? ओरिजिन से किसी पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम मॉडुलस कहेंगे। और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि मॉड z, ओके, फिगर से भी आप चेक कर सकते हैं कि मॉड z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है या नहीं है। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, P की कोऑर्डिनेट है x, y, तो यहाँ से O से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको Q कह देते हैं। O की कितना है? x, और P की कितना है? y। तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मॉड z या OP कितना हो जाएगा? इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो OP का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। तो PQ कितना है? y, तो y का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस OQ कितना है? x, तो x का स्क्वायर कर देंगे। OP को हमने क्या कहा है? मॉडुलस ऑफ z, इसका स्क्वायर करना है हमें। ओके, इसका स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू x को पहले ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो जो हमने पहले पढ़ा था मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ से भी प्रूफ हो जा रहा है। मॉडुलस ऑफ z हम निकाल चुके हैं, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि आर्गन प्लेन में मॉडुलस
किसे कहा जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो आप समझने की कोशिश करें और ध्यान से वीडियो को देखें। देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो आर्गन प्लेन बना लेते हैं। दिस इज आर्गन प्लेन, दिस इज रियल एक्सिस x, x डैश, ओके, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस y, y डैश। आर्गन प्लेन में हम क्या कहेंगे, इस एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस और इसको क्या कहेंगे, रियल एक्सिस। तो हमारे पास कोई पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। तो इस पॉइंट P से एसोसिएटेड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z। तो हम z लिख सकते हैं x प्लस आई वाई। ओके, x और y दिख रहा था, तो इससे एसोसिएटेड एक हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या पढ़ना है, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। ओके, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसे हम कह सकते हैं a प्लस आई बी फॉर्म। ये किस फॉर्म में है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है, जो कि जर्नल फॉर्म होता है, इसको हम पढ़ चुके हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में। अभी हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो किस फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में, x प्लस आई वाई, है कि नहीं है, सेम इसी टाइप का है। तो हम पढ़ने वाले हैं पोलर फॉर्म। ठीक, पोलर फॉर्म में पोलर कोऑर्डिनेट आते हैं। ठीक, पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब r और थीटा। हम पोलर फॉर्म इस कॉम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म। r और थीटा को कहा जाता है पोलर कोऑर्डिनेट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखेंगे किसके फॉर्म में, r और थीटा के फॉर्म में। उसी फॉर्म को हम क्या बोल देंगे, पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो r है, ये r होता है आपका मॉडुलस ऑफ z, या ओरिजिन से लेके गिवन पॉइंट तक की डिस्टेंस। ओके, ओरिजिन से लेके गिवन पॉइंट तक के डिस्टेंस को कहा जाता है r, और r इक्वल टू होता है मॉड z। ओके, इसको ही हम r कहेंगे, और r इक्वल टू होता है r इक्वल टू मॉड z, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ओरिजिन से लेके गिवन पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉड z। और इसी को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन से लेके गिवन पॉइंट तक के डिस्टेंस को कहा जाता है r, और r इक्वल टू हम लिख सकते हैं मॉड z। ओके, यहाँ से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे q, और यहाँ पे ले लेते हैं कोई एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। ओके, तो इस फिगर में हमारे पास r है, थीटा है। ओके, और हम इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखने वाले हैं, r और थीटा के फॉर्म में, और उसी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म। तो आप ध्यान से देखें, o से लेके q तक की कितनी डिस्टेंस है, x। ओके, ये है आपका x, और p से लेके q तक की डिस्टेंस कितनी है, y, दिस इज y। तो आप फिगर को ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है PQ और जिसकी वैल्यू है y, और ये है हाइपोटेनस PO और इसकी वैल्यू कितनी है r। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा का। ओके, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल POQ। ओके, इन ट्रायंगल POQ साइन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितने हैं यहाँ पे, y, और हाइपोटेनस कितने हैं, r। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये r मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ओके, यहाँ पे डिवाइड में है, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू r साइन थीटा। ओके, अब बेस, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन होता है कॉस थीटा का। ओके, तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं b अपॉन h। ओके,
तो b बेस है यहाँ पे x और h कितने हैं r, क्योंकि मुझे पोलर फॉर्म लिखना है। पोलर फॉर्म किस फॉर्म में होता है, थीटा और r के टर्म में। ओके, थीटा और r आने वाला है पोलर फॉर्म में। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या, ये यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, r cos थीटा, राइट। अब x और y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक। इसको आप 1 कह सकते हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो z इक्वल टू x की जगह क्या लिखोगे, r cos थीटा प्लस i y की जगह r sin थीटा। r दोनों जगह है तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो z इक्वल टू आएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो हमने गिवन जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको हमने लिख दिया r और थीटा के टर्म में। ओके, r और थीटा के टर्म में। तो इसे हम क्या कहेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो आप इसको अच्छे से नोट करें और इसको लर्न भी करें। पोलर फॉर्म क्या होता है फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, ब्रैकेट में होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ b अपॉन a। b का मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, a का मतलब है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इक्वल टू a प्लस आई बी। ओके, तो a को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, और b को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो tan थीटा इक्वल टू होता है b अपॉन a। इसको आप आर्गन प्लेन की हेल्प से भी समझ सकते हैं इस चीज को। मान लीजिए मैं एक आर्गन प्लेन यहाँ पे बना दे रहा हूं, ठीक। ओके, तो हमारे पास कोई पॉइंट होगा p, ठीक। कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a कॉमा p, और इससे एसोसिएटेड कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इक्वल टू a प्लस आई बी। ओके, जो कि यहाँ पे मैंने पहले से ही लिखा है z इक्वल टू a प्लस आई बी। तो हमारे पास कोई पॉइंट है p, a कॉमा b, और इससे एसोसिएटेड हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, z इक्वल टू a प्लस आई बी। अब ओरिजिन से मिला देते हैं इस पॉइंट को इस तरह से, ठीक। और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं Q। अब OQ कितना हो जाएगा, A। ओके, और PQ कितना होगा, B। इतना आप समझ सकते हैं, ठीक। अब इस एंगल को नाम दे देते हैं थीटा। तो tan थीटा। ओके, यहाँ पर हमारे पास है अवेलेबल है यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे b, और बेस कितना है a। तो tan थीटा इक्वल टू b अपॉन a, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। दिस इज इंपोर्टेंट। कभी कभी a और b नेगेटिव हो सकते हैं, तो हम उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या लगाएंगे, मॉडुलस। ओके, a और b की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। तो इसी वजह से पॉजिटिव लाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दी है, मॉडुलस। तो tan थीटा इक्वल टू होता है b अपॉन a। आप इस तरह से फिगर की हेल्प से भी tan थीटा इक्वल टू b अपॉन a प्रूव कर सकते हैं। ओके, पोलर फॉर्म होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, इसे क्या कहेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे जो ये r यूज हुआ है उसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ z। r क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z, दैट इज मॉड z। ओके, r को हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ z। और थीटा, दो जगह आपको थीटा दिख रहा है, तो इस थीटा को कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z। ओके,
तो थीटा को क्या कहेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसे शॉर्ट में लिखा जाता है ARGZ। ओके, इसका मतलब क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब अलग अलग क्वाड्रेंट में थीटा की अलग अलग वैल्यू होंगी, तो अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। ओके, क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है थीटा की ऐसी वैल्यू जो -π से बिग हो और पाई के इक्वल हो और पाई से स्मॉल हो। ओके, थीटा की ऐसी वैल्यू जो -π से बिग हो और पाई के इक्वल हो या पाई से स्मॉल हो, तो थीटा की उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो इस वाले इक्वेशन में हम इस वाले इक्वेशन में हम हमेशा थीटा की कौन सी वैल्यू रखेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड वाली वैल्यू। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू रखेंगे, कहने का मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड मीन्स थीटा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा हम इस वाले इक्वेशन में रखेंगे हमेशा। और थीटा की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, -π से बिग और पाई से स्मॉल या पाई के इक्वल। तो देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जेड। ओके, और इस एंगल को सपोज मान लेते हैं थीटा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, क्योंकि ये एंगल इस रेंज में है, -π से बिग है और पाई से स्मॉल है, तो थीटा को ही हम क्या कह देंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जब कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, और इस एंगल को सपोज थीटा कह देते हैं। ओके, ये एंगल क्या है, थीटा। तो हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू होता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू होता है पाई माइनस थीटा। ओके, अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, जब कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हो। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का हो, -3 -2i, जेड इक्वल टू -3 -2i। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपको यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है, यहाँ पे भी माइनस, माइनस और माइनस, तो ये कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हो, मान लीजिए इस एंगल को हम थीटा कह दे रहे हैं, तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू होता है थीटा माइनस पाई। जितना भी थीटा आएगा उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई को, जब कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तब प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू होता है माइनस थीटा। सपोज दैट ये एंगल कितना है, थीटा। तो हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू लिखेंगे माइनस थीटा। और ये सभी वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी इस रेंज में है और ये वाली वैल्यू भी पाई से स्मॉल है, ये थीटा। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं एंगल को। ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। ओके, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये वाला जो एंगल थीटा है वो पाई से लेस है, पाई से छोटा है। ठीक, थीटा क्या होना चाहिए, पाई से छोटा, तो ये वैल्यू क्या है, पाई से स्मॉल है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और फाइंड करने का तरीका है पाई माइनस थीटा करेंगे। ओके, और ये वाली वैल्यू इस रेंज में है, पाई से स्मॉल है, तो हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसे कह दिया, थीटा को ही। अब यहाँ पे यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते, ये वाला एंगल इस साइड से, तो क्या हो जाता, पाई से बिग हो जाता, जो कि प्रिंसिपल रेंज में नहीं होता। इस वजह से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर किया। यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर किया, जिसे हमने थीटा कहा। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे फिर, थीटा माइनस पाई। यहाँ पे जितना भी एंगल बना होगा, ओके, यहाँ पे जितना भी एंगल बना होगा उसमें से पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
राइट। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ओके, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, z इक्वल टू माइनस थीटा। यहाँ पे भी हमने क्लॉकवाइज मेजर किया। जब हम एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मेजर करते, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से यदि हम इस तरह से एंगल मेजर करते तो ये वाला एंगल क्या हो जाता, इस वाले रेंज में नहीं आता, ठीक, पाई से बिग हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक पाई और ये पाई से बिग हो जाता है, ठीक। तभी हमने क्लॉकवाइज मेजर किया इस तरह से इस एंगल को, ओके, और ये क्लॉकवाइज मेजर किया तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस, तभी जाके हमने यहाँ पे माइनस लगाया। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस थीटा। तो जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह से जेड इक्वल टू माइनस थीटा, जो भी थीटा आया होगा हम माइनस कर देंगे, ओके। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।